क्लास खत्म होते ही मैं क्लासरूम से ऐसे भागा जैसे मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हो। मुझे ये देखने का भी टाइम नहीं मिला कि सामने से कौन लड़की आ रही है। मैंने बस उसे पकड़ा और जोरदार तरीके से किस कर लिया। आसपास के स्टूडेंट्स तो इस शौक से लगभग हार्ट अटैक खाने की हालत में आ गए। आखिर जिसे मैं किस कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल की सबसे मशहूर लड़की थी, जिससे सब डरते थे, राक्षसी रानी नू। लेकिन जब मैंने आंखें खोली और देखा कि ये तो चुड़ैल है, तब भी ये जानते हुए कि अब मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैंने उसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं वहीं ढेर हो जाता। दरअसल कुछ देर पहले ही उस कमबख्त सिस्टम ने मुझे एक कंपलसरी मिशन दे दिया था। 10 सेकंड के अंदर किसी को ढूंढो और किस करो। मिशन फेल हुआ तो 30 सेकंड के बाद मेरा शरीर फट जाएगा। अपनी इलेक्ट्रॉनिक जीनियस क्लास के लड़कों को देखकर मुझे तो लगा कि मर जाना बेहतर है, बजाय इसके कि मैं अपना पहला किस किसी लड़के को दूं। इस घबराहट में मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैंने जिसे रैंडमली पकड़ा है वो डेमन क्वीन नू होगी। 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हो गया था। मैंने झट से उसे छोड़ दिया। कॉमरेड नू, मैं समझाता हूँ, वो अभी वाली चीज सिर्फ एक मजाक थी। उसने गुस्से से कहा। मजाक? मेरा फटा। इतना कहते उसने मेरे चेहरे पर पूरी ताकत से घूंसा चला दिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मुझे पहले से ही उम्मीद थी कि वो अटैक करेगी। उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचता, उससे पहले ही मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। वाकई स्कूल की रानी की तरह ही खूबसूरत। ये हाथ इतने गोरे और मुलायम। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा। नू और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसके गाल गुस्से से लाल हो गए। उसने मुझे फिर से मारने के लिए पैर उठाया। उसकी किस्मत खराब, मैंने उसका पैर भी पकड़ लिया। कॉमरेड नू, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन इस तरह मुझ पर मत झपटो। इससे मेरी बड़ी फजीहत हो रही है। आसपास के लड़के हैरानी से हमें देख रहे थे। इस बंदे का दिमाग खराब है क्या? इसे कहां से लग रहा है कि मीलू इसे पसंद करती है? वो तुझे मारना चाहती है, समझ आता है या नहीं? रुको, नहीं, तुम लोगों ने गौर नहीं किया, उनकी पोजीशन बहुत ही इंटीमेट है। वो बिल्कुल भी छूटने की कोशिश नहीं कर रही। कहीं ये दोनों कोई नॉटी नॉटी गेम तो नहीं खेल रहे? ये मत बताना कि ये सच में साथ में है। साथ में मतलब टुगेदर। सियोन का हाथ तो पहले ही उसकी जांग पर है। जाहिर है ये कपल है। नू ने अपने क्लासमेट्स की ये घटिया बातें सुनी। गुस्से में वो जोर जोर से छूटने लगी। मुझे छोड़ो, तो पहले वादा करो कि मुझे नहीं मारोगी। नू ने खूंखार नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं तेरी खाल खींच लूंगी तो ये उम्मीद भी मत रखना कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही नू की आंखें नम हो गई। अपमान से वो रोने लगी। बचपन से ही वो अपने परिवार की राजकुमारी रही थी। उसे कभी इस तरह बेइज्जत नहीं किया गया था। ओह शिट, ये तो रो रही है। ये देख मैं चौंक गया। मैंने झट से उसे छोड़ दिया। नू ने रिफ्लेक्स में मुझे फिर से मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर सोचा कि वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसने गुस्से को अंदर ही अंदर पी लिया। उसने बस मुझे ऐसे घूरा जैसे बिजली गिराने वाली हो और रुक रुक कर बोली, मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछे और बिल्डिंग से बाहर भाग गई। स्कूल से बाहर निकलने के बाद वो एक काली बेंच में सवार हुई। ड्राइवर ने उसकी लाल आंखें देखी और पूछा, मिस, आपको क्या हुआ? किसी ने आपको परेशान किया क्या? नू ने होंठ सिल लिए। कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोन निकाला और एक कॉल लगाई। शांगसान, तुरंत मेरे पास आओ, एक काम है। उधर दूसरी तरफ मैं छात्रावास में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अभी भी उसकी खूबसूरत टांगों के बारे में सोच रहा था। ये लड़की, कितनी मुलायम टांगे हैं इसकी। बस यही कमी है कि हर वक्त मारने काटने की धमकी देती रहती है। जरा भी क्यूट नहीं है। मैं अभी अपने आप से बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि मैंने सिस्टम का रिवॉर्ड अभी तक क्लेम नहीं किया है। सोचते ही मैंने दिमाग में सिस्टम खोल लिया। अपने इन्वेंट्री में मैंने कार्ड देखा, टोंग बेकन कार्ड। मैंने तुरंत अलर्न पर क्लिक किया। एक पल में ही मेरे पूरे शरीर में जबरदस्त एनर्जी दौड़ गई। टोंग बेकन की खासियत की वजह से मेरी हड्डियां लोहे जैसी सख्त हो गई। क्या बात है, अब तो मेरे पास फौलादी हड्डियां हो गई हैं। अरे, अगर मैं इमारतें उठाने लगूं तो क्या मैं भी 1000 रुपये रोज कमाने वाला आदमी नहीं बन सकता? मैं बेवकूफों की तरह मुस्कुरा ही रहा था कि अगले ही पल छात्रावास के नीचे से एक आवाज गूंजी, सियोन, अभी कभी बाहर निकल, धत तेरेगी। ये तो है, जल्दी से छिपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन रुको, ये तो लड़की है। ये लड़कों के हॉस्टल में थोड़ी घुस सकती है। आखिर मैं डर क्यों रहा हूँ? लेकिन अगले ही सेकंड धड़ाम की आवाज आई। हॉस्टल के दरवाजे पर किसी ने लात मारकर उसे तोड़ दिया और भानु दरवाजे पर खड़ी थी। सियोन, मैंने नीचे से आवाज लगाई। तुझे सुनाई नहीं दिया? अरे मेरी माँ, तूने मुझे रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं दिया। ये लड़कों का हॉस्टल है, पता है ना? वार्डन ने तुझे अंदर आते देखा और कुछ नहीं बोली? वार्डन तो वार्डन, चल मेरे साथ। नू पास आई और मुझे बाहर खींचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया मैंने पकड़ लिया। आखिर मैं तेरे साथ बाहर क्यों आऊं? मैं तो सोने वाला हूँ। ये सुनते ही नू का पारा हाई हो गया। चलेगा या नहीं? नहीं। तभी नू की आंखें फिर से नम हो गई। दोपहर को तूने मुझे किस किया और मेरी टांग छुई, और अब मैं तुझे बस थोड़ी देर घुमाने के लिए कह रही हूँ और तू मना कर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल मत रो। माई बैड, मैं चलता हूँ तेरे साथ। इतना कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे तेजी से हॉस्टल से बाहर ले गई। रास्ते में चुगलखोर लोग कानाफूसी करने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, ये सच में साथ में है। सियोन तो छप्पर फाड़ के मिला है। नू का परिवार फान शेंग में बहुत रईस और ताकतवर है। ओहो, कितने क्यूट लग रहे हैं। नू उसका हाथ थामे हुए है और ये दोनों एकदम सटकर चल रहे हैं। ये देखकर कि सब हमें घूर रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं। मैंने गुस्से से कहा, मिस, क्या तुम मुझे अब छोड़ सकती हो? अगर इस वजह से मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। हम्फ, जिम्मेदार हुई तो क्या हुआ, मैं ले लूंगी। जिस तरह की नजरें ये मुझ पर डाल रही है उससे 10,000 बार मर जाना बेहतर है, और ये कैरे जिम्मेदारी लेगी। नहीं रे बाबा, मुझे माफ करो। अच्छा ठीक है, मैं सब्र करता हूँ। जरा ठहर, जहाँ मैं तुझे ले जा रही हूँ वहाँ पहुँचने दे, फिर देखना कैसे तेरी खबर लेता हूँ। वैसे तुम मुझे लेकर आ रही हो वहीं स्कूल के पीछे वाली झाड़ियों में, मतलब स्कूल का फेमस किसिंग स्पॉट।
वो बिना रोशनी वाला जंगल। तुम इतनी डायरेक्ट हो, अभी तो हमारी मुलाकात आधे दिन भी नहीं हुई है, अपनी इतनी बेइज्जती मत करवाओ। चलो आखिरी बात, मैं तुम्हें बदले में अपनी टांग छूने देता हूँ, फिर हम बराबर हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग सच में गंदा है, मैं तो बस टहलने की बात कर रही थी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में आग लग गई। अरे भाई, तुम ही मुझे जंगल में ले जा रही हो। अगर मुझे परवर्ट कहना है तो मैं नहीं जा रहा, मैं वापस हॉस्टल जा रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मेरा दिमाग खराब है। ठीक है, अब और जल्दी। हम दोनों उस अंधेरी जगह स्कूल के पीछे वाली झाड़ियों में पहुंच गए। ये वो जगह है जहाँ सारे कपल मिलने आते हैं। रात को अगर गलती से भी तुमने कोई झाड़ी हटा दी तो तुम्हें लाइव शो देखने को मिल सकता है। अरे नू, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, हम थोड़ा पास पास हो जाएं क्या? ये कहते हुए मैंने नू की कमर में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छू पाता, नू ने मुझे दूर धकेल दिया। गंदे परवर्ट फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फायदा? मुझे बस अंधेरे से डर लगता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? बहुत बढ़िया, चलो इसे सबक सिखाओ। मुझे रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। ये एक सेकंड पहले मासूमियत से रो रही थी, अगले ही सेकंड ये शेरनी कैसे बन गई। मैं अभी बोलने के लिए मुंह भी नहीं खोल पाया था कि मुझे अपनी पीठ के पीछे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक झोंका महसूस हुआ। हमले की आहट। किस्मत से मेरा शरीर अब अपने चरम पर इवॉल्व हो चुका था। मैंने बिना किसी मेहनत के एक कदम साइड में लिया और उसका वार खाली चला गया। शांग सान दंग रह गया। 40 साल से सांडा की प्रैक्टिस कर रहा था और एक स्टूडेंट पर किया उसका सरप्राइज अटैक बेकार गया। नू भी हैरान रह गई। और तू कह रहा था कि बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। तू तो नाम का भी शर्मिंदा है। अगर मैंने तुझे यादगार सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम बदल देना। शांग सान, इसे संभालो। शांग सान ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, झट से मुझ पर एक किक चला दी। उसने मन ही मन सोचा, अब पिछला बार ये किस्मत से बच गया होगा, देखता हूँ इस बार कैसे बचता है। लेकिन अगले ही पल एक जोरदार चटकने की आवाज आई। उसके बाद शांग सान अपनी टांग पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, विष्णु, आपके ये आदमी की औकात तो कुछ खास नहीं लगती, कहिए इन्हें घर जाकर दूध पीने को। बेवजह यहाँ तमाशा मत बनाए। इस तरह की चिढ़ाने वाली बात पर भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और शौक साफ झलक रहा था। शांग सान उनके परिवार के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक था। वो एक ही बार में सियोन से कैसे हार गया, वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने मुझसे पूछ ही लिया, तुमने कुंग फू सीखा है क्या? हाँ, बस यूं ही इंटरनेट पर देखकर खुद सीख लिया, मैंने मुस्कुराकर कहा। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, मेरे पास सिस्टम है बेवकूफ। तू रैंकर के मार्शल आर्ट की ताकत नहीं समझती। अगर ये फिर से मुझसे शेखी बघारेगी तो अगली बार सीधे ड्रैगन पाम निकाल दूंगा। देखता हूं तब भी घबराती है या नहीं, और कोई बैकअप है तो ले आना। अगर और कुछ नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूं। रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं। मेरा जाता हुआ साया देखकर वो गुस्से से दांत पीस रही थी, लेकिन वो मेरे सामने पूरी तरह बेबस थी। मैं भी कुछ कदम ही चला था कि मेरे पीछे से नू की चीख सुनाई दी। उसी वक्त एक जानी पहचानी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग, नया मिशन उपलब्ध है, नू को खतरे से बचाने में मदद करें। इनाम, ग्रैंड लॉटरी ड्रा। मिशन स्वीकार करें और अगर मैंने मना किया तो अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा। छी, ये कमबख्त का सिस्टम हर बार मुझे फोड़ने की धमकी देता है जैसे मैं मना कर सकता हूँ। अगली बार सीधे मिशन दे दिया कर, बिना बकवास के, समझ गया? दूसरे पक्ष के लिए ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मोड एक्टिवेट किया जा रहा है। इधर नू चिल्ला रही थी और हाथ पैर मार रही थी। फान शेंग में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? क्या तुम्हें मरने का शौक है? हाँ हाँ, तेरा गार्ड तो ढेर हो चुका है, अब तो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? टांग परिवार की बड़ी मिस है ना? मैं और मेरे लोग तुझे ही पकड़ने आए थे। हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, किसी की परवाह नहीं, चाहे तू टांग परिवार की हो या झो परिवार की। एक बार पकड़ लिया तो पैसे फूकने पड़ेंगे। अगर मालिक ने तुझे छूने से मना नहीं किया होता। ये कहते हुए उस आदमी ने अपना गंदा हाथों के चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां उसे छू पाती, अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ। अरे ओ दोस्त, अभी तक तो मैंने भी नहीं छुआ और तू अपने गंदे पंजे उस पर लगाने की औकात रखता है। ली लॉन्ग दर्द से करा उठा। साले, ये छोकरा कहाँ से आ गया? नंबर 4, नंबर 5, जाओ इसकी टांगे तोड़ दो। मैंने आसमान की तरफ देखा। आखिर क्यों तुम गैंगस्टर लोगों को हमेशा लोगों की टांगे तोड़ने का ही शौक होता है? ये कोई फैटिश है या क्या? मेरे पीछे से उन्होंने धीरे से मुझे आगाह किया, ये दोनों बहुत ताकतवर है। इन्होंने शांग सान को पलक झपकते ही ढेर कर दिया था। मुझे पता है मेरी जान, बस तमाशा देख। मैंने शरारती मुस्कान बिखेरी। बिना पीछे मुड़े मैं सीधे उन दोनों पर टूट पड़ा। वो मेरी पीठ को घूर रही थी। वो एक पल के लिए ठगी सी रह गई। मुझे इससे छुआ जाना, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मत भूलना कि ये लोग बेरहम हत्यारे हैं। सियोन को डर नहीं लगता कि मैं उसके लिए बोझ बन जाऊंगी। लेकिन 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि नंबर 4 और नंबर 5 दोनों ही जमीन पर पटक दिए गए, मेरे हाथों परास्त होकर। मैं आराम से वापस नू के पास आ गया। मैंने भौं उठाकर पूछा, तो मेरी जान, मैं कमाल का हूं ना? बकवास बंद करो, मुझे खोल, जो हुक्म मेरी सर। लेकिन जैसे ही मैं रस्सी खोलने लगा, ली लॉन्ग अचानक मेरे करीब आ गया। बिना सिर उठाए मैंने शांत स्वर में कहा, बॉस, तुम 10 भी हो जाओ तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए चले जाओ, वरना देर हो गई तो मुझे हाथ साफ करने पड़ेंगे। ली लॉन्ग अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो बस ठंडी हंसी हंस दिया। मेरे खून में गर्मी दौड़ गई। मेरा मिजाज कितना खराब हो सकता है? धत तेरे की, मेरी चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। यही है ना बच्चू, देखता हूं अब कितनी बहादुरी दिखाता है। ये सुनते ही मैं उसकी खबर लेने को तैयार हो गया, लेकिन तभी मैंने बंदूक की काली नली सीधे अपनी पेशानी पर तनी देखी। मेरे तो हाथ पैर फूल गए और मैंने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे भाई, अभी की अभी नू को बांधता हूं। कहते ही मैंने बड़ी सफाई से नू को फिर से कसकर बांधना शुरू कर दिया। बची हुई रस्सी से मैंने अपने हाथ भी बांध लिए। कड़ा है बॉस, जरा चेक करना चाहोगे? ये देख ली लॉन्ग ने आखिरकार अपनी बंदूक नीचे कर ली। हम्फ, तू समझदार तो है। दोनों को उठाओ,
पास खड़ी हूँ तो पूरी तरह भौचक्की थी। उसने मुझे कोहनी मारी, तू कर क्या रहा है? हम तो जीत गए थे ना। ये सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जीत गए मेरी जूती, तुझे दिखा नहीं उनके पास बंदूकें हैं। उसका पूरी तरह खोया हुआ चेहरा देखकर मैंने चिल्लाकर समझाया, भाई मेरी हड्डियां मजबूत हैं, मेरी खाल नहीं। खाली हाथ बंदूक से भिड़ना सिर्फ बेवकूफ़ी कर सकता है। ओह, तब जाकर उनको समझ आया तो इन लोगों के पास बंदूक थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो, सियोन को जाने दो, इसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। उनको मेरे गिड़गिड़ाते देख ली। लॉन्ग ठंडी हंसी हंसा, पहले नहीं था लेना देना, अब है। इसने मेरे 2 आदमियों को घायल किया है, ये अपनी जान से हिसाब चुकाएगा। इतना कहकर उसने इशारा किया और हम दोनों को वैन में डाल दिया गया। भले ही वो कह रहा था कि मुझे मार डालेगा, मैं जानता था कि वो बस शक मिटाने के लिए ऐसा कह रहा है ताकि मुझे भी साथ ले जा सके। मैं एक चश्मदीद गवाह, गाड़ी में बैठा हुआ मेरा तो रोने का मन कर रहा था। उस कम्बक सिस्टम को नू को बचाने के अलावा और कोई काम नहीं मिला और नतीजा ये हुआ कि न मैं उसे बचा पाया और अब यहाँ का इकलौता ट्रांसमिग्रेटर हाथ आने वाला है। हे भगवान, सिस्टम को ठगने वालों की मैंने कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन खुद के सिस्टम से ठगा जाने वाला शायद मैं पहला इंसान हूँ। एक बार जब हम वैन में थे, उन लोगों ने प्लास्टिक के थैले लिए और मेरे और नू के सिर पर चढ़ा दिए। भले ही मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैंने सुना कि आगे की सीट पर बैठी ली लॉन्ग ने किसी को फ़ोन लगाया। बॉस, काम हो गया, पैसे कब ट्रांसफ़र करोगे? फ़ोन की दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज़ आई, फिक्र मत कर, तुझे धोखा नहीं मिलेगा। जैसे इनू परिवार शहर के बीचों बीच वाली ज़मीन छोड़ेगा, मैं तुरंत पैसे भिजवा दूंगा। उस आवाज़ ने धमकी भरे लहजे में जोड़ा, लेकिन उससे पहले उसे अच्छी तरह अपनी निगरानी में रखना। जरा सी भी गड़बड़ हुई तो न सिर्फ पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं तेरी खाल भी खिंचवा सकता हूँ। ये सुनते ही ली लॉन्ग को गुस्सा आ गया। और सुन जो, मुझसे इस लहजे में बात मत कर। ली लॉन्ग गैंग डरने वालों में से नहीं है। खुद तेरे बॉस को भी मुझे मास्टर जो कहकर बुलाना पड़ता है। तुझे मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने दी? इतना कहकर फ़ोन कट गया। मैंने सुना कि गुस्से में ली लॉन्ग ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार मुक्का मारा। जाहिर था वो उसके सामने बेबस था। आखिरकार पैसा लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा उसका क्लाइंट और उसका बॉस बहुत करीबी थे। उधर दूसरी तरफ फानशेंग के बाहरी इलाके में स्थित परिवार की हवेली में एक आदमी नीचे से दौड़ता हुआ ऊपर आया। एक कमरे के सामने पहुंचकर उसने तेजी से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। उस वक्त नु किनशेंग अपने कंप्यूटर पर सिटी सेंटर प्रोजेक्ट की बोली से जुड़ी फाइलें देख रहा था। उसने सिर तक नहीं उठाया। उसके नौकर ने बिना देर किए हाँफते हुए तुरंत खबर दी, बॉस मुंह प्रॉब्लम हो गई। आसान का अभी अभी फ़ोन आया था। उसने कहा कि छोटी मालकिन गायब हो गई है। हमें लगता है कि उसका अपहरण हो गया है। जो हाथ कुछ देर पहले माउस चला रहा था वो अचानक थम गया। नू किनशेंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, वो कहाँ है? नौकर ने कांपते हुए जवाब दिया, अभी पता लगा रहे हैं। हमें यह सूचना मिले अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। नू किनशेंग का चेहरा काला पड़ गया। शेननान से कहो इसे संभाले, अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो अपना सिर लेकर मेरे पास आए। नौकर के जाने के बाद नू किनशेंग का प्रोजेक्ट फाइल देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर देखकर नू किनशेंग ने कॉल उठाया। हेलो, मैं नू किनशेंग बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। बॉस मुंह, काफी दिन हो गए है ना? मैंने सुना सिटी सेंटर प्रोजेक्ट के लिए आपने कई अरब रुपए खर्च कर दिए हैं। यह आवाज सुनते ही नू किनशेंग ने बर्फीले लहजे में कहा, जो यूमिन अपने आदमी की दी गई रिपोर्ट को याद करते हुए। नू किनशेंग, तुमने मेरी बहन को किडनैप किया है। जो यूमिंग ने जोरदार ठहाका लगाया। चेयरमैन मुंह, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस आपको यह बताना चाहता था कि झो परिवार ने सिटी सेंटर की जमीन पर नजरें गड़ा दी हैं। वो एक पल रुका और फिर धमकी भरे अंदाज में बोला, आपके परिवार को चुपचाप रहना ही बेहतर होगा, वरना मेरी बड़ी तलवार निकल सकती है और कहीं गलती से चोट न लग जाए। नूकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इस जमीन को पाने के लिए ग्रुप ने अपने आधे रिसोर्स झोंक दिए हैं और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे कहने पर हम पीछे हट जाएं। ये मजाक कौन कर रहा है, तुम या मैं? झो यूमिंग का लहजा भयानक हो गया। मैंने सुना था कि नू किनशेंग अपनी छोटी बहन के लिए पागल है। लगता है अफवाहें इतनी भी सच नहीं थी। जरा सोचिए चेयरमैन मुंह, अगली बार जब मैं फोन करूंगा तो कीमत यही नहीं रहेगी। क्लिक। उसने फोन रख दिया। नू किन ने भौहें टेढ़ी की और तुरंत शेननान का नंबर मिलाया। शेननान, नू के अपहरण की जांच कहां तक पहुंची? दूसरी तरफ से शेननान की आवाज जल्दी आ गई। पुलिस के बताए शुरुआती लोकेशन के हिसाब से हमें यूच नंबर की एक काली वैन मिली है। मैं इसी लीड पर काम कर रहा हूँ। यहाँ शेननान एक पल के लिए झिझका, लेकिन आज मालकिन के साथ कुछ और भी हुआ है। पता नहीं इसका अपहरण से कोई लेना देना है या नहीं। नू किनशेंग ने जोर देकर कहा, क्या हुआ? आप फानशेंग यूनिवर्सिटी की कैंपस वेबसाइट पर वीडियो देख सकते हैं। आज मालकिन ने मुझसे एक लड़के के बारे में भी जानकारी मांगी थी। हालांकि नू किनशेंग का दिमाग पूरी तरह घूम गया था। उसने फिर भी आदेश दिया, सुबह होने से पहले मुझे उस लड़के की पूरी फाइल भेजो। मैं जानना चाहता हूँ नू कहाँ है। फोन रखने के बाद नू किन ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की सबसे वायरल वीडियो पर क्लिक किया। वीडियो देखते ही नू किनशेंग की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। फिर वो गुस्से से दहाड़ा, मैं इस लौंडे की खाल उतार दूंगा। इधर काफी देर तक धक्के खाने के बाद वैन आखिरकार रुकी। जब हमारे सिर से बोरे हटाए गए तो मैंने पाया कि हम एक पुराने बंद पड़े कारखाने में हैं। कुछ आदमी इधर उधर पहरा दे रहे थे, जबकि ज्यादातर लोग एक छोटी सी टेबल के आसपास जमा होकर ताश खेल रहे थे। चल दांव लगा, मैं भी खेलूंगा। चल चल, पैसे निकाल।
मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई लेकिन ली लॉन्ग का कहीं अता पता नहीं था। तभी उन्होंने मुझे लात मारी। सियोन, सियोन, मैंने गुस्से से धीरे से जवाब दिया। क्या मुझे लात मारना बंद कर सकती है? मैं सुन पा रहा हूँ। उसकी आंखें गहराई से मुझे घूर रही थी। मुझे यहाँ से निकाल। मैं जानती हूँ तेरे हाथों पर जो गांठ है वो एक चेयर गांठ है। तू खुद को खोल सकता है। ओह, मैं थोड़ा हैरान हूं कि तू मेरे हाथों की गांठ पहचान गई। हाँ, मैं इसे खोल सकता हूँ। पहले मैंने जानबूझकर ली लॉन्ग का शक मिटाने के लिए खुद को नकली गांठ से बांधा था। दरअसल बस इसे खींचने से खुल जाएगा। लेकिन मैं हंस पड़ा। तू सपने देख सकती है। 2 मिनट पहले तू मेरे टुकड़े करना चाहती थी। मैं क्यों तुझे यहां से निकालूं? तू बेचैन हो गई। तूने मुझे किस किया और मेरी टांग छुई। मैं निश्चल रहा। मुझे लगभग याद भी नहीं। 300 रुपये में किसी क्लब में भी यही मिल जाएगा। ये सुनते ही नू का गुस्सा फूट पड़ा। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना उन क्लब वाली लड़कियों से करने की? उसने मुझे सिर से मारने की कोशिश की लेकिन संतुलन खो बैठी। उसका चेहरा सीधे मेरी टांगों के बीच जा लगा। हैं? मैं हैरानी से चौंक गया। अरे मेरी माँ, तू तो थोड़ी ज्यादा ही बोल्ड हो गई है। नहीं, अच्छा हुआ उसका चेहरा नरम है, वरना मेरे छोटे भाई को ही चोट लग जाती। नू को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत सीधी होने के लिए छटपटाई। उसके गाल सूर्यास्त की तरह लाल हो चुके थे। शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। ये सियोन, ये मेरा दुश्मन है या क्या? हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है? काफी देर बाद वो गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत नहीं कि तूने ये किसी को बताया? मैंने आंखें घुमाई। बेशक मैं नहीं बताऊंगा। इससे मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स पर बुरा असर पड़ेगा। नू तुरंत भड़क गई। तेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड्स? तू किसी को पटा नहीं सकता। उसकी यह हालत देखकर मैं थोड़ा अवाक रह गया। तुझे क्या? तू तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जहां तक मुझे पता है। नू का चेहरा फिर से लाल हो गया। वो काफी देर हकलाती रही। मैंने अभी तक तेरे टुकड़े भी नहीं किए। तू बस किसी को पटा नहीं सकता। अरे तू सच में बहुत पंगा लेती है। मैंने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि थोड़ी दूर पर कुछ हलचल हुई। मैंने देखा कि ली लॉन्ग हाथ में बंदूक लिए बाहर से कारखाने में दाखिल हुआ। दरअसल मैं काफी देर से जाग रहा था। अगर मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की तो वो सिर्फ उस बंदूक की वजह से। 10-20 गुंडे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन अगर ये चीज मेरे सिर में लग गई तो खेल खत्म। ली लॉन्ग के अंदर आते ही उसके कुछ आदमी पास आए। बॉस, 1-2 राउंड खेलते हैं। पिछली बार मैं तुमसे 5000 हार गया था। मुझे बदला लेना है। दफा हो ली। लॉन्ग ने अपने आदमी को एक लात मारकर दूर किया। उसकी नजरें बर्फीली थी। इस लड़के को ऊपर ले चलो, पहले इसी से निपटते हैं। भले ही इससे माहौल थोड़ा खराब हो गया था। उसके आदमी मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। मैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खुद ही खड़ा हो गया। आराम से भाइयों, बहुत देर से बैठा था, पैर सो गए हैं। एक आदमी ने मुझे लात मारी। तू अभी भी हंस पा रहा है। थोड़ी देर बाद जब नर्क में जाएगा तो मेरी तरफ से जैक्सन को एक फूल जरूर दे देना। मैं बहुत दिनों से उसका फैन हूँ। सब कुछ नू के गायब होने की वजह से हो रहा था। नू किन शेंग रात के 1 बजे तक इंतजार करता रहा। आखिरकार शेन नान का फोन आया। उन्हें एक सुराग मिला था। शेन नान का लहजा गंभीर था। अभी नहीं। वैन का ड्राइवर बहुत चालाक है। उसने शियान पहाड़ी सुरंग का इस्तेमाल किया। वो इलाका जहाँ कोई सर्विलांस नहीं है। गाड़ी शहर के एक होटल के पास खड़ी है, लेकिन मालकिन उसमें नहीं है। कई संदिग्ध जगह हैं। शियान गांव, एक बंद पड़ी सिरका फैक्ट्री और पहाड़ की चोटी पर एक गुफा। नू किन शेंग एक झटके से खड़ा हो गया। सबको खबर करो, तुरंत शियान पहाड़ पर पहुंचो। फोन रखकर नू किन शेंग की आंखों में जानलेवा गुस्सा जल रहा था। जो परिवार, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उकसाने की? जैसे ही नू सही सलामत वापस आई, जो परिवार का खात्मा तय है। किसे नहीं पता कि नू मेरी लक्ष्मण रेखा है। ये जंगली लोग सच में मरना चाहते हैं। सीन बदलता है। ली लॉन्ग मुझे कारखाने की पहली मंजिल पर ले गया। चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी और मुझ पर पड़ रही थी। ये माहौल देखकर, जिसमें बस रेड वाइन की एक बोतल की कमी थी, मैं खुद को रोक नहीं पाया। व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, इतनी मेहनत करके तू मुझे यहां तक लाया है, सिर्फ मेरे साथ चांद देखने के लिए तो नहीं, है ना? चुप। ली लॉन्ग गुर्राया। उसने मुझे एक लात मारी। चुप रह, तू ही है नानू का वो मशहूर बॉयफ्रेंड। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर वो वीडियो चल रहा था जिसमें नू और मैं दूसरे दिन किस कर रहे थे। ये देखकर मुझे पूरी सिचुएशन बेहुदा लगी। अरे भाई, अब तो तुम किडनैपर भी स्कैम करने लगे हो। मैंने पहले ही कहा था ये गलत फहमी है, लेकिन ली लॉन्ग सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी बंदूक की नली मेरे माथे पर सटा दी। तू बस ये मान ले कि तू नू के साथ है और मैं तेरा काम जल्दी खत्म कर दूंगा। तभी ली लॉन्ग के पास एक कॉल आया। सामने वाले ने उसे मेरी लाश ठिकाने लगाने का आदेश दिया। भले ही बातचीत डरावनी थी, मैंने एक जरूरी बात सुन ली। ली लॉन्ग ने फोन करने वाले से कहा कि उसके पास बस यही एक बंदूक है और वो इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। उसके पास सिर्फ एक पिस्तौल है, तो फिर तू मुझसे क्यों बहादुरी दिखा रहा है? ये सोचते ही मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। रेनकांत, तू सच में सोचता है कि एक पिस्तौल से तू मुझे दबा लेगा? कहीं गोली अपने आप न चल जाए। मुझे अभी भी मुस्कुराता देख ली लॉन्ग गुस्से से पागल हो गया। उसकी उंगली तुरंत ट्रिगर पर कस गई, लेकिन मुझे यकीन था कि वो अपनी पूरी प्लानिंग के बिना गोली चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। गोली की आवाज पुलिस को बुला लेगी। तो मैंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। हाँ, चला गोली। पूरी मैगजीन खाली कर दे, फिर देखता हूँ बाहर अपने साथियों को क्या जवाब देगा। जैसे ही ली लॉन्ग झिझका, मेरे हाथ जो मैंने पहले ही खोल लिए थे उसकी नाक के ठीक नीचे लहराए। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अब बता, मुझे लात मारकर मार सकता है? ली लॉन्ग पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हड़बड़ी में उसने ट्रिगर दबा दी।
धाएं। गोली चल गई, लेकिन मैं वहां था ही नहीं उसके कुछ समझ पाता। उससे पहले ही मैं उसके बगल में प्रकट हो चुका था। एक मुक्के से मैंने उसकी कलाई तोड़ दी, फिर एक जोरदार किक मारकर उसकी टांग उखाड़ दी। पहले मुझे लात मारने में मजा आया ना, अब मेरी बारी है खेलने की। उधर नीचे नू ने गोली की आवाज सुनी। वो पूरी तरह सन्न रह गई। उसे लगा कि मैं मारा गया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। गंदे बदमाश, तूने कहा था ना कि मुझे बचाने आएगा, तू ऐसे कैसे मर सकता है? ये सोचते ही नू में अचानक से एक अजीब सी ताकत आ गई। वो रोती हुई तेजी से ऊपर की मंजिल की तरफ भागी, सियोन का बदला लेने के लिए। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंची, अंधेरे का फायदा उठाकर उसने देखा कि एक परछाई किसी दूसरे शख्स के ऊपर सवार होकर उसकी मरम्मत कर रही है। तो बिना कुछ सोचे समझे वो उस पर झपट पड़ी और पूरी ताकत से उसकी बांह पर काट खाया। हाँ, मैं दर्द से चीख पड़ा। अपनी बांह पर चिपके हुए सिर को देखकर मैंने गुस्से से कहा, अरे पगली, तू कुत्ता है या क्या? मैं तेरी जान बचा रहा हूँ और तू मुझे काट रही है। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर नू के दांत ढीले पड़ गए। उसने सिर उठाया और भोलेपन से बोली, सियोन, तुम जिंदा हो, बहुत अच्छा। उसे खुशी से रोता देख मैंने आंखें घुमा ली। मैंने तुझ जैसी पागल लड़की कभी नहीं देखी। देख मेरे साथ क्या किया। ली लॉन्ग से निपटने के बाद मैंने नीचे मौजूद उसके सारे गुंडों को पकड़ लिया, लेकिन मैंने उन्हें मारा नहीं, बस उन्हें एक लाइन में उकड़ू बैठने का आदेश दिया। हाथ में बंदूक लिए मैंने धमकी भरे लहजे में कहा, तुम सब मेरे लिए कुछ गाओगे? जिसने ऊंचा नहीं गाया मैं उसे गोली का तोहफा दूंगा। ये किडनैपर जो आमतौर पर बड़े खूंखार होते थे, अब दबी आवाज में दयनीय तरीके से गा रहे थे। एक मुर्गी दीवार पर बैठी थी, सूखी रोटी चुग रही थी। तभी एक गुंडे की आवाज थोड़ी धीमी पड़ गई। मैंने बंदूक उठाई और उसके पैर के ठीक बगल में गोली मार दी। खाना नहीं खाया क्या? जोर से गाओ। जब मैं मस्ती करने लगा था तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिंग, बधाई हो, मिशन पूरा हुआ, आपने यान चुआंग पोजीशन कार्ड प्राप्त किया है। ये नाम सुनते ही मैं एकदम से सीधा खड़ा हो गया। यान चुआंग, वो मशहूर निशानची, आधा इंसान आधा भूत। कार्ड के शरीर में घुलते ही मुझे लगा जैसे मेरे हाथ की बंदूक में अपनी ही जान आ गई हो। इस नई अनुभूति को परखने के लिए मैंने एक और गोली चलाई। गोली ठीक उसी बंदे के पैर की उंगलियों के बीच जा लगी जिसे मैंने अभी अभी धमकाया था। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, गाना बंद कर, खड़ा हो और माहौल बनाने के लिए एक मूनवॉक करके दिखा। ठीक उसी वक्त मैं बाथरूम से वापस आई। मुझे उन लोगों पर अत्याचार करते देख उसका इंसाफ पसंद दिमाग भड़क गया और उसने मुझे लात मारने की कोशिश की। सियोन, तू चाहता है कि मैं तेरे दांत तोड़ दूं, है ना? अपनी स्टूल पर बैठे बैठे मैं जरा भी नहीं हिला। मैंने बस हाथ बढ़ाकर उसके माथे को रोक दिया। तेरी इन छोटी छोटी टांगों से रहने दे। ठीक उसी वक्त उस बंद पड़े कारखाने के बाहर एक यांगवांग युआट तेज रफ्तार से आकर रुकी। नू किन शेंग और उसका हथियारों से लैस दस्ता गाड़ी से कूद पड़ा। सब मेरे साथ अंदर चलो, कोई भी भागने न पाए। आदेश सुनते ही चारों दस्ते भूतों की तरह तितर बितर हो गए। पलक झपकते ही उन्होंने पूरे गोदाम को घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। नू किन शेंग तेजी से सबसे आगे बढ़ रहा था। उसके साथ शेन नान ने उसे एक टैबलेट थमाई। शेन नान ने स्क्रीन पर उंगली रखकर थोड़ा अजीब लहजे में कहा, युवा मालिक, ड्रोन ने अंदर का लगभग सब कुछ स्कैन कर लिया है, बस। नू किन शेंग ने भौहें चढ़ाई। उसने अधीरता से अपने नौकर के हाथ से टैबलेट झटक ली और बोला, बस क्या, जल्दी बोल। नाइट विजन वाले नए ड्रोन की बदौलत स्क्रीन पर जो तस्वीर थी वो बिल्कुल हैरत अंगेज थी। उसमें दिख रहा था कि गोदाम के भूतल पर करीब 10 लोग बंधे हुए हैं, उकड़ू बैठे हैं और वो सब मिलकर गा रहे हैं फ्रेरे जैक्स। और सबसे पागलपन वाली बात तो ये थी कि उनके बीच में एक बंदा मूनवॉक कर रहा था। नू किन शेंग का चेहरा जो अब तक काला पड़ा हुआ था अचानक पूरी तरह उलझन भरा हो गया। ये लोग किस मूड में हैं? बंधे हुए हैं और गाना नाचना शुरू कर दिया। ये मत बताओ कि ये कोई अजीबोगरीब पार्टी कर रहे हैं। होश में आकर नू किन ने बर्फीली आवाज में पूछा। नू का पता चला? अभी तक नहीं देखा, इंफ्रारेड सिग्नेचर डिटेक्ट कर रहा हूँ। दृश्य बदलता है। एक बड़े खंबे के पीछे मेरी खुद की शख्सियत खड़ी दिखाई देती है और नू जो मेरी तरफ हाथ पैर चला रही थी लेकिन मुझ तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये देखते नू किन शेंग का गुस्सा फूट पड़ा। वो दांत पीसकर बड़बड़ाया, ये वही है, ये वही कमीना है। इसने नू को ढूंढने का फायदा उठाकर उसे अकेले में खींच लिया और उसका अपहरण कर लिया। नू किन शेंग जितना सोचता उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैं झो परिवार के साथ मिला हूँ। फिर वो अपने पास खड़े शेन नान की तरफ मुड़ा और चिल्लाया, मुझे स्नाइपर राइफल दो, इंफ्रारेड स्कोप वाली। लेकिन शेन नान एक पल झिझका। उसने उसे समझाने की कोशिश की, युवा मालिक, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं लगता कि ये सियोन ने ही नू का अपहरण किया है। लेकिन नू किन शेंग कुछ और सुनने के मूड में नहीं था। वो बस यही देख रहा था कि सियोन उसकी बहन पर हमला कर रहा है। वो चिल्लाया, बहुत बातें हो गई, वो राइफल मुझे दे। कोई चारा ने देखकर शेन नान को उसे हथियार थमाना पड़ा। फिर नू किन शेंग राइफल हाथ में लिए मजबूती से अंदर की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। उसके आदमी उसकी सुरक्षा के लिए पीछे पीछे जाने लगे तो नू किन शेंग ने हाथ उठाकर उन्हें पीछे रहने का इशारा किया। वो इस कमीने से खुद हाथ साफ करेगा। इधर गोदाम के अंदर मैं नू को एक शैतानी मुस्कान के साथ चिढ़ा रहा था। कोशिश कर मुझे पकड़ने की। नू गुस्से से गाल फुलाई चिल्लाई, लेकिन वो पूरी तरह बेबस थी। तेरी टांगें छोटी हैं, तेरे पूरे परिवार की टांगें छोटी हैं, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे मार डालूंगी। ठीक उसी वक्त एक चमकदार इंफ्रारेड किरण अचानक मेरे माथे पर आ पड़ी। उसके ठीक बाद सुनसान कारखाने में एक बर्फीली चीख गूंजी, हिलना मत। मैं अचानक से ठिठक गया। मेरे दिमाग में एक बड़ा सा सवालिया निशान घूम रहा था। खंबे के पीछे झुककर मैंने साफ देखा कि एक परछाई धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसके हाथ में इंफ्रारेड स्कोप वाली पिस्तौल थी। मेरा दिल धक से रह गया। धत्त,
मैं लापरवाह हो गया। उस कमीने ली लॉन्ग का कोई साथी है और हथियार बंद है। इससे पहले कि मेरा दिमाग कोई तरकीब सोच पाता, एक परछाई मुझ पर झपटी। सियोन, वो चिल्लाई मुझे जमीन पर पटकते हुए। मैं गुस्से से बड़बड़ाया, अरे तुझे दिखाने कोई मेरे सिर पर निशाना लगा रहा है? पागलपन बंद कर। लेकिन वो अजीब तरह से शांत थी। वो चीखी, मुझे पता है ये इंफ्रारेड पिस्तौल है, अपनी जान बचाकर भाग। इस बार मैं तुझे कवर करूंगी। नू को, जो एक सेकंड पहले दांत पीसकर मुझे मारना चाहती थी, अब मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ी देखकर मेरा दिल पसीज गया। ये लड़की अचानक से कितनी प्यारी हो गई। धत तेरे की। मैं भावुक क्यों हो रहा हूं? मेरी नजरें सख्त हो गई। मैंने उनको खींचकर अपने पीछे कर लिया। मैं मर्द हूं यहां, मेरे पीछे रह। अगले ही पल मैंने भागना छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने उनको खंबे के पीछे खींच लिया। मेरे होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। मैंने आत्मविश्वास से कहा, मेरी जान, फिर से तमाशा देख। बाहर वाला शख्स करीब आता इससे पहले ही मैं मुड़ा और खंबे के पीछे से बाहर निकल आया। धाएं। गोली चलने की आवाज आई। जो शख्स कारखाने में घुस रहा था वो पीछे की तरफ उछलकर जमीन पर जा गिरा। एक बार वापस खंबे के पीछे सुरक्षित होकर मैंने जीत का इशारा भी किया। मेरे पास डबल ईगल कैरेक्टर कार्ड है। निशानेबाजी में मुझसे मुकाबला करना मौत को बुलावा देना है। देखा, एक निशाना, एक शिकार। लेकिन अगले ही पल बाहर जोरदार हंगामा मच गया। दर्जनों लोग घबराकर चिल्ला रहे थे, युवा मालिक, युवा मालिक। फिर दर्जनों आदमी सैलाब की तरह कारखाने में घुस आए। पल भर में ही गोदाम में पूरी तरह अफरा तफरी मच गई। मैंने अभी अभी बंदूक नीचे रखी थी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। धत तेरे की, मैंने कहा, ये सब लोग कहां से आ गए? हे भगवान, मेरे पास पर्याप्त गोलियां नहीं हैं। तभी बाहर से शेन नान की बेचैन आवाज आई, मालकिन, मैं शेन नान हूं, जो अभी कारखाने में आया था। वो आपके भाई हैं, वो आपको बचाने आए थे। ये सुनते ही नू के सिर पर एक बड़ा सा सवालिया निशान उभर आया। और मैं तो जैसे बिजली का झटका लगाओ। मेरा दिमाग पूरी तरह फूंक गया। धत तेरे की, वो मेरा साला था। 10 मिनट बाद नू किन शेंग एक दीवार के सहारे टिका हुआ था। उसने अपनी छाती पकड़ी हुई थी। उसके होठों के कोने से खून की एक पतली धार बह रही थी। वो दर्द से कराहा, बड़ा दर्द होता है साले। नू किन शेंग ने मेरी तरफ देखा और अभी भी सदमे में बोला, बच्चू, तेरा निशाना बहुत सटीक है। अगर मैं टाइप 54 पिस्तौल की प्रभावी रेंज से बाहर नहीं होता और मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो मैं कब का भगवान को प्यारा हो गया होता। नूनू किन शेंग के पास उकड़ू बैठी हुई थी और धातु की प्लेट पर गोली के निशान को देख रही थी। उसने उसे छुआ और दर्द भरे स्वर में पूछा, बड़े भैया, आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? नहीं। ये सुनते ही नू किन शेंग जोर से हंस पड़ा। ओ, तुझे याद है कि मैं तेरा भाई हूं। पहले जब ये बच्चू तुझे परेशान कर रहा था तो मैंने तुझे बदला दिलाने के लिए इस पर बंदूक तानी थी, और तूने। नू किन शेंग बात करते करते और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने नू पर उंगली उठाकर कहा, तू इस बंदे को कितने दिनों से जानती है? तू तो पहले ही इसकी तरफदारी करने लगी है। दरअसल ड्रोन का वीडियो देखने के बाद नू किन शेंग अच्छी तरह जानता था कि मैं अपहरण करता नहीं हूं। वो बस अपनी बहन को परेशान होता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और चाहता था कि वो अपना गुस्सा अच्छे से निकाल ले। लेकिन किसे पता था कि नू से डर से कि कहीं वो मुझे पीट न दे, सीधे जमीन पर पटक देगी। नू किन शेंग के दिल में एक टीस उठी। पुरानी कहावत है ना, लड़की बड़ी होती है तो अपना घर छोड़ देती है। ये बात सामने खड़ी नू पर एकदम सटीक बैठ रही थी। नू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो सिर झुकाकर सफाई देने लगी। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। मुझे लगा तुम अपहरणकर्ताओं के साथी हो। आज सियोन ने मुझे बचाने की कोशिश की और वो 2 बार मरते मरते बचा। तो मैंने सोचा। नू किन शेंग ने आंखें घुमाई। बस चुप रहे, उसने उसे टोकते हुए कहा, बहाने मत बना। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नजरें तेज हो गईं। बच्चू, तूने ऐसा निशाना लगाना कहाँ सीखा? किसी मास्टर ने सिखाया क्या? मैं झेम गया। मैंने सिर खुजलाते हुए कहा, बस क्रॉस फायर खेलते खेलते सीख गया हूंगा। नू किन अवाक रह गया। वो सच में सोचने लगा कहीं ये बंदा उन छुपे रुस्तम मार्शल आर्टिस्टों में से तो नहीं। आखिरकार उपन्यासों में तो ऐसा ही होता है, पहाड़ों से उतरने वाला कुलीन अंगरक्षक। लेकिन उसने मेरे अतीत की गहराई से जांच की थी। किसी भी महान गुरु का कोई नामो निशान नहीं मिला। तो क्या सच में ये क्रॉस फायर खेलने का ही कमाल था? नू किन ने सिर हिलाया। जाने दे, भूल जा, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। मैंने सुना है तूने मेरी बहन को सबके सामने पटाया। मैं तुरंत इनकार करने लगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा रिश्ता पूरी तरह दोस्ताना है। साले नू किन शेंग गुर्राया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। उसने एक वीडियो चलाया। चल जरा इसे देख और फिर मुझे समझा। वीडियो में हमारे चुंबन का दृश्य देखकर मेरे तो हाथ पैर फूल गए। धत तेरे की, आज रात इन सबको क्या हो गया? सब मेरे नाक के नीचे फोन लेकर आ जाते हैं और मुझसे हिसाब मांगते हैं। तुम माफिया लोगों के पास कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा दूसरों के दिल के मामलों में टांग अड़ाते रहते हो। ये वीडियो देखकर नू के गाल भी हल्के से लाल हो गए। नू किन शेंग ने स्क्रीन पर उंगली रखी। गुस्से में बोला, ये तो बस एक गलत फहमी है बड़े भैया। नू किन शेंग ने आंखें तरेरी। गलत फहमी? तुम दोनों का किस करना गलत फहमी है, या फिर इस बंदे का तेरी टांग छूना गलत फहमी है? ये लड़की अब भी हालात से इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? तेरा बड़ा भाई तेरा बदला ले रहा है, पता है? हाँ या ना? लेकिन जाहिर था नू पूरी तरह भटक चुकी थी। उसे बस ये दिख रहा था कि उसका बड़ा भाई थोड़ा रूखा है। वो आया और सीधे मुझ पर बंदूक तान दी। और ये कि मैंने नू किन शेंग को घायल कर दिया, इस बात को वो जैसे भूल ही गई थी।
नू ने झुंझलाकर कहा, बड़े भैया तुम बीच में मत पड़ो, मैं खुद संभाल लूंगी। नू किन शेंग की तो आंखों में झुंझलाहट के आंसू आ गए। तू कच्चा ही खाए जा रही है और मुझसे कह रही है बीच में मत पड़ो। जब वो जवाब देने ही वाला था तभी उसने देखा कि शेन नान एक डॉक्टर के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। जांच के बाद सफेद कोट पहने उसके निजी डॉक्टर ने राहत की सांस ली। युवा मालिक को कुछ नहीं हुआ, बस गोली के झटके से थोड़ा सन्न हो गए। कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। शेन नान को आखिरकार तसल्ली हुई। उसने अपने आदमियों को नू किन शेंग को गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया। शेन नान ने सियोन की तरफ एक जटिल नजर से देखा। इस बंदे में सच में हिम्मत है। न सिर्फ इसने मालकिन को पटाया बल्कि युवा मालिक को भी घायल कर दिया। अब नू परिवार में तो जबरदस्त घमासान मचेगा। नू किन को गाड़ी में ले जाते देख नू ने हाथ हिलाया। बड़े भैया तुम पहले आराम करो और अपना इलाज करवाओ, मैं आज क्लास के बाद घर आकर तुमसे मिलूंगी। नू किन शेंग स्ट्रेचर पर लेटे लेटे गुराना नहीं भूले। आज रात इस बच्चू को घर खाने पर लाना। नू एक पल रुकी और फिर आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। उसने सोचा कि आज रात सच में सियोन की वजह से बची है। उसे ठीक से धन्यवाद देने के लिए रात के खाने पर बुलाना तो बनता है, लेकिन नू किन शेंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज रात मैं इसे मारूंगा, इसकी राख तक बाकी नहीं रहने दूंगा। थोड़ी दूर पर जैसे ही मैंने नू किन शेंग की नजरों से बचने की कोशिश की, मुझे एक जोरदार छींक आ गई। धत्त, पूरी गर्मी में मुझे क्यों लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। मैं पलटा तो देखा कि नू किन शेंग यांगवांग U8 की पिछली सीट पर बैठा मुझे बर्फीली निगाहों से घूर रहा था। इस दृश्य ने मुझे तुरंत अकाउंट के सेक्रेटरी का वो मशहूर कांच के पार से देखने वाला सीन याद दिला दिया। नहीं, रहम करो, मैंने मन ही मन गुहार लगाई। धत्त, क्या मैंने प्रलय को बुलावा दे दिया है? मैंने तो बस नू को 30 सेकंड किस किया था। सब मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? मैं तो बस शांति चाहता हूँ। कुछ देर बाद सियोन को लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है। वो होश में आया, सिर उठाकर देखा तो नू किन शेंग और बाकी लोग जा चुके थे। धत्त, सियोन चिल्लाया। वो हमें छोड़कर चले गए। रात के अंधेरे में बीच उजाड़ में कंपकंपी छूट रही थी, और अगर नू ने मेरे साथ कुछ शैतानी करने की कोशिश की तो मैं कितना भी चिल्लाऊं कोई सुनने वाला नहीं। जैसे उसने सियोन के मन की बात ताड़ ली हो। नू ने आंखें घुमाई। मैंने ड्राइवर को बुला लिया है, वो आता ही होगा। हमारा रास्ता एक नहीं है और तूने टाइम देखा है। कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास है। सियोन ने फोन निकाल कर देखा और फिर से चिल्लाया, हे भगवान, सुबह के 5 बज चुके हैं। ये सब माजरा सारी रात चलता रहा, लेकिन कोई बात नहीं। सियोन तो रात भर जागने का बादशाह है। इतनी उथल पुथल भरी रात के बाद भी मुझे थकान नहीं हो रही। उसने पूछा, गाड़ी कब आएगी? नू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कैंपर वैन पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती, मैंने उसे नीचे इंतजार करने को कहा है। चलो चलते हैं। नू की मुस्कान देखकर सियोन को लगा कि ये लड़की आज थोड़ी अलग है। लगता है मेरे प्रति उसका रवैया काफी सुधर गया है। अब वो पहले जितनी आक्रामक नहीं है। कहीं ये शेरनी मुझ पर मोहित तो नहीं हो गई। सियोन मन ही मन हंसा और नू के साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगा। भले ही वो मुझे पसंद करती हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे पसंद आ जाएगी। मैं तो 1 साल ऐसी आराम से निकाल दूंगा। अगले साल कोई प्यारी और मासूम सी फर्स्ट ईयर की लड़की पटाना ज्यादा बेहतर रहेगा। रास्ते भर चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर नू के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके पहले से ही पीले चेहरे पर एक हल्की सी लाली साफ झलक रही थी। काफी देर बाद नू ने अचानक मुड़कर देखा तो पाया कि सियोन उसे ही देख रहा था। वो बोली, आज रात मेरे भाई चाहते हैं कि तुम हमारे साथ खाना खाओ। लेकिन सियोन उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए था और उसने अजीब से लहजे में पूछा, तुझे रेड फेस डिजीज हो गई है क्या? तेरा चेहरा बंदर की पिछाड़ी की तरह लाल क्यों है? पहले तो शर्मा रही थी। नू का मूड पल भर में गुस्से में बदल गया। रात के सन्नाटे में एक जोरदार चीख गूंजी, सियोन, मैं तुझे मार डालूंगी। सुबह के 6:30 बजे। लड़कों का छात्रावास। जियान लिंग पहले से जाग रहा था। उसने सामने वाले बिस्तर पर नजर डाली और चिल्लाया, अरे बूढ़ा सू रात भर नहीं लौटा। जियान लिंग को यकीन नहीं हो रहा था, ये बंदा आखिर गया कहाँ। सच तो यह है कि सियोन पक्का घर से बाहर न निकलने वाला इंसान है। हमारे साथ घूमने जाने के अलावा ये छात्रावास से कभी नहीं निकलता। तो वो फौरन अपने बिस्तर से उतरा। वो सीधे अपने पड़ोसी किन्निंग के बिस्तर पर चढ़ गया और बेचारे किन्निंग को जोर जोर से झकझोरने लगा, जो अभी भी गहरी नींद में था। किन्निंग को अपने नीचे एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने डर के मारे आंखें खोली और चिल्लाया, धत्त तेरे की, तू पूरी तरह पागल है या क्या? मैं अभी सपने में ही था, कमीने। जियान लिंग ने झेंपते हुए कहा, तुझे पता है लाओ सू कहाँ है? वो रात भर क्यों नहीं लौटा? किन्निंग जो अभी भी आधी नींद में था करवट बदलते हुए बोला, तूने कल कैंपस नेटवर्क पर वीडियो नहीं देखा क्या? वो जरूर नू के साथ बाहर गया होगा, साफ है। क्या मुझे चैन से रहने दे सकता है? मैं अभी अभी सोया हूं। अगले ही पल किन्निंग को जैसे कुछ एहसास हुआ। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो एक झटके से उठ बैठा और डर से सहमे चेहरे से जियान लिंग को देखने लगा। कितने बजे हैं? जियान लिंग ने जवाब दिया, सुबह के 6:30। दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में सदमा साफ था। किन्निंग ने लार निगली। कल रात में लाओ सू को घुमाने ले गई थी और अब ये दोनों रात भर नहीं लौटे। हे भगवान, एक मर्द और एक औरत बीच सुनसान रात में अकेले, और हम बात कर रहे हैं नू की। फिर किन्निंग ने झट से अपना फोन उठाया। जल्दी से लाओ सू को फोन करके देखना चाहिए कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर सियोन ने जरा सी भी नू को गुस्सा दिला दिया तो वो सच में उसे शहर की खाई में फिंकवा सकती है। फोन कई बार घंटी बजने के बाद किसी ने उठाया। दूसरी तरफ से सियोन की आवाज आई, हेलो। अरे किन्निंग ने राहत की सांस ली। तू अभी कहाँ है? तू रात भर क्यों नहीं लौटा? सियोन को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला कि उसके पास से एक लड़की की साफ और ठंडी आवाज आई, सियोन, मेरी ड्रेस देखी है तूने? अभी अभी तो मैंने यहीं रखी थी। सियोन ने बेपरवाही से जवाब दिया, तू अभी अभी उसे बाथरूम में ले गई थी। फोन के दूसरी तरफ किन्निंग और जियान लिंग के मुंह खुले के खुले रह गए। किन्निंग ने उत्तेजना से चिल्लाकर कहा, साले, तू रात भर नू के साथ था क्या? सियोन ने शांति से जवाब दिया, हाँ।
क्यों? किन्निंग बिलबिला उठा। गया काम से। इस राक्षसी ने मेरे दोस्त को अपने कब्जे में कर लिया। तुम लोगों ने कहीं कोई कमरा तो नहीं ले लिया? सियोन ने समझाया। कमरा लेना बड़ी लंबी कहानी है, मेरी गैर मौजूदगी का कारण बताने की जरूरत नहीं। हम थोड़ी देर में कॉलेज पहुंच रहे हैं। तभी फोन पर फिर से नू की आवाज आई। सियोन आकर मदद कर, मेरी पीठ की चेन नहीं लग रही। सियोन बोला आ रहा हूं, और फोन रख दिया। किन्निंग और जियानलिंग एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। अगर पहले वाला वीडियो सिर्फ एक अफवाह थी तो ये फोन कॉल तो सीधे भगवान का हथौड़ा थी। जियानलिंग अवाक रह गया। ये बूढ़ासू, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, इसने तो स्कूल की रानी को ही पटा लिया। नू इसे कपड़े पहनने में मदद करने के लिए कह रही है। अगर इन्होंने कमरा नहीं लिया तो इतने इंटीमेट कैसे हो सकते हैं? जियानलिंग को समझ नहीं आ रहा था इसकी उस थोड़ी सी बैड बॉय वाली हैंडसम शक्ल के अलावा। ये तो दिन भर बस सोता और मौज करता रहता है। आखिर इसने इनको कैसे पटा लिया? उसके पास खड़े किन्निंग की राय बिल्कुल अलग थी। वो एक झटके से सीधा खड़ा हो गया। बूढ़े जियान, अब से जब भी तू बूढ़े सू को देखे तो उसे मास्टर सू कहकर बुलाना। तुझे पता है नू कौन है? वो फान सिंह की राजकुमारी है। ये तो दूसरी तरफ पीले नंबर प्लेट वाली एक आलीशान कैंपर वैन हाईवे पर दौड़ रही थी। कैंपर वैन के अंदर सियोन नू की ड्रेस की पीठ की चेन खींचते हुए मुंह बना रहा था। सियोन ने शिकायत की, तूने ये ड्रेस एक साइज छोटी नहीं खरीदी क्या? नू ने आंखें घुमाई। नामुमकिन, मैंने पिछले महीने खरीदी थी। सियोन समझ गया और उसने सिर हिलाया। ओह, मतलब इस महीने तेरा वजन बढ़ गया है। नू एकदम से आग बबूला हो गई। वो गुस्से से गाल फुलाए चिल्लाई। सियोन, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, अब से तू ये कहने की हिम्मत मत करना कि मैं मोटी हूँ। मेरा शरीर दुनिया में सबसे खूबसूरत है। बस। सियोन ने पलटवार किया। और क्यों? मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, जहां तक मुझे पता है। नू की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। क्योंकि अगर तूने कहा तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। सियोन ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। मिस नू, आपका शरीर पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है, प्लीज मेरी मानो। क्या तुम कोई फवारा हो जो यूं ही रोने लगती हो? नू का मूड आंसुओं से हंसी में बदल गया। उसने मुझ पर उंगली उठाई और बोली, हम्फ, अब ठीक है। और हाँ, भविष्य के लिए मुझे मिस नू मत कहना, मुझे सिर्फ नू बुलाना, जैसे मेरे भाई बुलाते हैं। सियोन मन ही मन हंसा। मुझे लग रहा है आज की नू थोड़ी अलग है। कल रात वो इतनी आक्रामक थी और अब वो लगभग नरम लग रही है। आधे घंटे बाद कैंपर वैन कैंपस में दाखिल हुई। सुबह के 8 बजे का व्यस्त समय था। वहां से गुजरने वाले छात्र हैरानी से देखने लगे। धत, ये तो मर्सिडीज की RUX है, 8 अंकों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ी। गाड़ी शान से मुख्य इमारत के ठीक सामने जाकर रुकी। नू जो अभी भी सो रही थी उसे जगाया गया। उठ, हम कॉलेज पहुंच गए। सियोन ने आंखें खोली जो अभी भी नींद से भरी थी। बकवास है, भले ही मैं सुपर पावरफुल हो गया हूं, फिर भी मुझे सुबह की क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। नू ने और तंज कसा, न सिर्फ तुझे आना है, बल्कि अगर तेरी अटेंडेंस के नंबर कटे तो तुझे वो पूरे करने पड़ेंगे। जैसे ही दोनों गाड़ी से बाहर निकले, सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। सियोन उन्हें घूर रही भीड़ को देखकर दंग रह गया। हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? हम चिड़ियाघर में हैं या कहीं और? हम लोग क्या तमाशा हैं? भीड़ तुरंत फूट पड़ी। वो नू है, उसके बगल वाला लड़का कौन है? ये सियोन है, वीडियो वाला बंदा। यही सबूत है, ये दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नू को ऐसे नज़ारों की आदत थी। वो शांत और संयमित रही। दूसरी तरफ सियोन नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा था। वो इमारत में घुसते वक्त नू के पीछे छिपता हुआ जा रहा था। क्लासरूम के सामने किन्निंग और जियानलिंग हाथ में नाश्ता लिए दौड़ते हुए आए। अरे सू, हम तुम्हारे लिए नाश्ता लाए हैं। किन्निंग ने शरारती मुस्कान के साथ नू की तरफ देखा। बॉस, तुम्हारे पसंदीदा क्रीम बंस और मीठी टोफू ना। नू थोड़ी हैरान हुई। तुम मेरे बारे में जानते हो? किन्निंग, मैं सियोन का रूममेट हूँ। नहीं, दुनिया छोटी है, इस हिसाब से तुम मेरी भाभी लगती हो। वो सियोन की आंखें फट गईं और वो विरोध करने लगा। किन, बकवास मत करो। नू और मैं बस क्लासमेट है। नू शर्मा गई। हैरानी की बात यह थी कि उसने उसका खंडन नहीं किया। नू ने नाश्ता ले लिया। घृणा भरे स्वर में उसने सियोन से कहा, क्लास के बाद तुम घर जाकर कपड़े बदलना, तुमसे बदबू आ रही है। आज रात तुम मेरे घर खाने पर आ रहे हो, इतने बेपरवाह मत रहना। इतना कहकर वो हवा में उड़ते हुए अंदाज में क्लास में घुस गई। सियोन पूरी तरह उलझन में पड़ा रह गया। इस लड़की को मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा कि मैं तेरे घर खाने आ रहा हूँ, लेकिन दिल के आकार के उस काटने के निशान को याद करके सियोन ने फैसला किया कि वो बस दिल की सुनेगा। किन्निंग ने सियोन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अरे सू, कमाल कर दिया, एक ही रात में तूने इनको काबू में कर लिया। सियोन ने कड़वी हंसी हंसी। काबू में? मेरी ऐसी की तैसी, तुझे नहीं पता इस शेरनी ने आज रात कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की। तीनों बातें करते हुए क्लासरूम में घुसे। सियोन अपना बैग खाली करने लगा। उसने बताया कि कैसे उसे कल रात सेना के बीचों बीच एक खूंखार डाकू से लड़ने पर मजबूर होना पड़ा और कैसे उसने नू को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। एकदम असली हीरोइज्म। उसकी कहानी खत्म होने के बाद भी जियानलिंग पर कोई असर नहीं हुआ। किन्निंग ने हाथ फैलाए। अरे सू मेरे दोस्त, मैं समझता हूं कि तू अपने रिश्ते को छुपाना चाहता है, लेकिन तूने कहा कि गोलीबारी में किन शेंग भी घायल हो गया था। किसी उपन्यास में भी ऐसी कहानी लिखने की हिम्मत नहीं होगी। सियोन पैर पटकने लगा। तुम लोगों को मुझ पर यकीन करना होगा, मैं अब सच में सुपर पावरफुल हो गया हूं। किन्निंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ बिल्कुल, नू को पटाने में तुझसे बड़ा कोई सुपर पावरफुल नहीं है। इधर नू परिवार की हवेली में नू किन शेंग आराम नहीं कर रहा था, उल्टे उसने अपने आदमियों को बुलाया था। चेहरे पर गहरा अंधेरा लिए उसने आदेश दिए, फान शेंग में झो परिवार के कारोबार की जांच करो। आज रात उनके सारे इलाकों में चेतावनी दो। ये लोग डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। युवा मालिक इस बार सच में गुस्से में है।
लगता है वो झो परिवार से सीधे युद्ध छेड़ने को तैयार है। लेकिन आखिर झो परिवार को इतनी बेवकूफी क्यों सूझी कि उसने छोटी मालकिन का अपहरण कर लिया। ठीक उसी वक्त किन शेंग का निजी फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उसके एक नौकर की आवाज आई, युवा मालिक, आज रात एक बड़ी हस्ती आपको रात के खाने पर बुलाना चाहती है। वो फानशेंग के डिप्टी चीफ टान तियान जियान है। नू किन शेंग की नजरें सख्त हो गई। अगर झो परिवार इतनी जल्दी फानशेंग में फैल गया है तो इसका मतलब टान तियान जियान उनके पीछे है। अब जबकि झो परिवार ने नू का अपहरण किया है, टान तियान की हिम्मत कैसे हुई मुझे रात के खाने पर बुलाने की। वो साफ तौर पर झो परिवार को बचाना चाहता है। नू किन शेंग ने ठंडी हंसी छोड़ी। समझ गया, आसान से कहो कि फिलहाल झो परिवार के खिलाफ कार्रवाई रद्द कर दे, लेकिन उनके इलाकों पर निगरानी बनाए रखे। फिर उसने फोन रख दिया। नू किन शेंग ने तुरंत दूसरा नंबर मिलाया। अंकल हान, मैं किन शेंग बोल रहा हूँ। किसी ने नू का अपहरण किया था और अब वो डायरेक्टर टी का नाम लेकर मुझे हिसाब चुकता करने से रोक रहे हैं। इस मामले में आपको मुझे इंसाफ दिलाना होगा। दूसरी तरफ से हान लेई की आवाज गंभीर थी। किन शेंग, चिंता मत करो, चूंकि नू का अपहरण हुआ है, चाहे वो डायरेक्टर टी हो या खुद भगवान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उनसे हिसाब चुकता कराने में। नू किन शेंग के होठों पर एक बर्फीली मुस्कान खिल गई। वक्त गुजरता गया। जब सियोन ने आंखें खोली तो रात फिर से गिर चुकी थी। उसने मेज पर रखी ठंडी शाओबिंग को देखा। सियोन सोचने लगा कि कहीं वो किसी टाइम लूप में तो नहीं फंस गया। ऐसा कैसे हो रहा था कि वो रातें जागकर और दिन सोकर बिता रहा था। ठीक उसी पल धमाक, छात्रावास का दरवाजा फिर से एक लात से टूट गया। नू सफेद घुटनों तक लंबी ड्रेस पहने एक बार फिर बिना किसी शर्म के अंदर घुस आई। नू चिल्लाई, सियोन, अगर मैंने आज तेरी खबर नहीं ली तो मैं कुतिया हूं। सियोन डर से कांप गया। बिना मजाक के, भाई क्या तू लड़कों के छात्रावास में यूं ही धमकना बंद नहीं कर सकती? नू गुस्से में बोली। अपना फोन देख, मैंने तुझे 65 बार फोन किया और तूने नहीं उठाया। सियोन ने नजर डाली और मजाकिया लहजे में बोला, अरे तूने कहीं कॉल बॉट का इस्तेमाल तो नहीं किया? नू ने उसे घूरा। जल्दी से कपड़े बदल और मेरे पीछे आ। सियोन ने एक आह भरी। उसने वहीं कपड़े उतारने शुरू कर दिए। तभी नू को एहसास हुआ। उसका चेहरा लाल हो गया। वो मुड़ी और तेजी से बाहर भाग गई। नीचे नू ने किन शेंग को फोन लगाया। बड़े भैया, सियोन और मैं निकलने को तैयार हैं। खाना तैयार है? नुकिन ने अपना माथा पीटा। अरे नहीं, मैं पूरी तरह भूल गया। आज रात मैं कुछ अहम लोगों के साथ खाना खा रहा हूं। क्या हम इसे कल पर नहीं टाल सकते? नू ने जोरदार विरोध किया। बिल्कुल नहीं। सियोन ने कल रात मेरी जान बचाई थी। उसके साथ खाना खाने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? नू किन शेंग ने समझाया। आज रात मुझे तेरा बदला लेने के लिए बड़े लोगों के साथ खाना खाना है। नू की आंखें चमक उठी। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, हमें भी अपने साथ ले चलो। सियोन और मैं भी आना चाहते हैं। नू किन शेंग कभी भी अपनी छोटी बहन को मना नहीं कर पाता था। उसके पास हार मानने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, वहां कुछ भी बेहुदा मत कहना। चुआनी लॉन्ग में मिलते हैं। उधर झो परिवार की हवेली के दफ्तर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। झो यू मिंग को अभी अभी उसके बड़े भाई झो तियान मिंग ने चांटा मारा था। एक कान खड़े कर देने वाला थप्पड़। झो तियान मिंग का गुस्सा पूरे कमरे में गूंज रहा था। अपने भाई पर उंगली उठाकर वो चिल्लाया, निकम्मे, तुझसे किसने कहा था कि तूने परिवार की वारिस का अपहरण करे? झो यू मिंग अपना गाल पकड़े हुए दर्द से बोला, मैंने ये सिटी सेंटर प्रोजेक्ट के लिए किया था। मैं परिवार की मदद करना चाहता था। झो तियान मिंग ने ठंडी हंसी हंसी, परिवार की मदद? तू तो बस उस युवा मालिक के हाथों की कठपुतली बन गया। वो नू परिवार के खिलाफ कुछ करना चाहता है और उसने इसके लिए हमें इस्तेमाल किया। झो यू मिंग घबरा गया। उसने फौरन युवा मालिक ओ को फोन लगाया, लेकिन पाया कि उसे ब्लॉक कर दिया गया। झो तियान मिंग ने गुस्से में कहा, आज रात मैंने चेयरमैन टान को खाने पर बुलाया है। मैं तुझे अपने साथ ले जा रहा हूं नू परिवार से माफी मांगने, और सही से माफी मांगना। 30 मिनट बाद एक बेंटली हाईवे पर तेजी से दौड़ रही थी। नू सियोन के कपड़े ठीक कर रही थी और उसे समझा रही थी। चुआन पवेलियन एक बहुत खास जगह है। एक बार अंदर जाने के बाद किसी भी चीज पर हैरान मत होना और कुछ भी बेहुदा मत कहना। सियोन ने आंखें घुमाई। हम 21वीं सदी में हैं। फानशेंग में अब भी कोई शाही महल है क्या? नू ने आंखें घुमाई। गमवार, आम इंसानों की वहां पहुंच नहीं है। मुझे डर है कि अगर तूने कोई स्टार देख लिया तो उसके ऑटोग्राफ के लिए टूट पड़ेगा। सियोन ने गर्व से कहा, मैं स्टार्स के पीछे नहीं भागता। मेरा एकमात्र आदर्श मेरा देश है और मुझे सिर्फ जनता की सेना पर भरोसा है। नू मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। नजारा बदलता है। एक बेंटली शहर के बाहरी इलाके में एक जंगल में घुसी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। थोड़ी दूर पर एक 5 रेटेड टूरिस्ट स्पॉट भी था। कौन सोच सकता था कि इन विशाल पेड़ों के बीच 3 मंजिला एक प्राचीन मंडप छिपा होगा। इमारत के ठीक ऊपर 3 बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, चुआन पवेलियन। मेरी नजर पार्किंग पर पड़ी। मेरी आंखें फट गईं। हर तरह की लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। इनकी कीमत करोड़ों में थी। यहां तक कि सबसे साधारण लो एंड गाड़ियों के इस दरवाजे को पार करने की कोई उम्मीद नहीं है। एंट्री पर गार्ड भी हैं जो पहचान की जांच करते हैं। सिर्फ सदस्य ही अंदर जा सकते हैं। सौभाग्य से नू परिवार की बड़ी मिस के नाम का अपना असर था। गार्ड ने नंबर प्लेट पर नजर डाली और हमें जाने दिया। उस पल मैं राजधानी में आए किसी गंवार की तरह था। उत्तेजना से मैं अपने बगल वाले को थपथपाकर चिल्ला रहा था, नू जरा वहां देख। अरे बाप रे, ये तो बुगाटी है। मैंने फानशेंग में भी ये गाड़ी कभी नहीं देखी। फिर दूसरी दिशा में इशारा करके मैंने कहा, अरे वाह, ये तो कार पॉट है। यहाँ पूरी कतार कैसे लगी है? और बार बार मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था जब नू ने मेरा कान पकड़ लिया। क्या तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता बेवकूफ? मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, हम्फ, अब किसी को बोलने का भी हक नहीं है। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ गमलों में लगे पौधे भी बेशकीमती किस्म के हैं। साफ पता चलता है
इस जगह का मालिक निस्संदेह कोई बहुत बड़ी हस्ती है, कोई बहुत ऊंचे ओहदे वाला। वह मैंने मन ही मन अंदाजा लगाया कि इस जगह को बनाने में कई अरब रुपए से भी ज्यादा का खर्च आया होगा। जब मैं यही सोच रहा था तभी दूसरी गाड़ी से कई लोग उतरे। एक अधेड़ उम्र का आदमी कुछ भड़कीली औरतों को साथ लिए हुए था। उनके चेहरे मुझे कुछ कुछ जाने पहचाने से लगे। मैं चिल्लाए बिना नहीं रह सका, अरे ये तो। इससे पहले कि मैं वाक्य पूरा करता, नू ने मुझे रोक दिया। उसने मुझसे धीरे से कहा कि वो आदमी एक बड़ा निर्देशक है और उसके साथ वाली लड़कियां मशहूर अभिनेत्रियां हैं। उन्हें यहां लाने का मतलब है उन्हें चांदी के थाल में सजाकर बड़ी हस्तियों के सामने पेश करना। फिर उसने मुझे गुस्से से चेतावनी दी, चुप रहेगा तू या नहीं? क्या तू भूल गया जो मैंने अभी तुझसे कहा था? वो मुझे लेक्चर देने ही वाली थी कि निर्देशक पास आ गया। मिस, बहुत दिनों बाद। नू ने तुरंत अपना चेहरा बदला। उसने विनम्रता से अभिवादन किया। निर्देशक झांग, बहुत दिन हो गए। निर्देशक झांग ने इधर उधर देखा। फिर उन्होंने हंसकर समझाया, फानशेंग का सांस्कृतिक ब्यूरो एक ऐतिहासिक फिल्म बनाना चाहता है। आप जानती हैं, मैं इन युवा अभिनेत्रियों को इसलिए लाया हूं ताकि वो अपनी पसंद बना सकें। ये कहने के बाद उन्होंने पीछे खड़ी लड़कियों से कहा, सब मिलकर मिस्नू का अभिवादन करो। नू परिवार ने हमारी कंपनी की ढेरों फिल्मों और सीरीज में निवेश किया है। ये सुनते ही लड़कियों ने तुरंत बड़ी बड़ी मुस्कान बिखेर दी। हेलो मिस्नू। मिस्नू, आप भी आज रात खाने पर आई हैं? नू ने एक अच्छे परिवार की लड़की का रूप धर लिया और मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं एक दोस्त के साथ अपने भाई से मिलने आई हूं। ये कहते हुए उसने मुझे मिलवाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं आपको मिलवाती हूँ, ये मेरे दोस्त सियोन है। लेकिन अपने बगल में इंतजार करते हुए उसे कोई नहीं मिला। वो पीछे मुड़ी तो देखा कि मैं न जाने कब से वहां खड़ी एक अभिनेत्री से बातें कर रहा था। ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ की जीवन रेखा में कुछ गड़बड़ है, जरा मुझे छूने दो, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। एक सेकंड में नू का मुखौटा उतर गया। वो टी-रेक्स में बदल गई और चिल्लाई, सियोन तू अभी यहाँ आ और जल्दी आ। उसने मुझे बिल्ली के बच्चे की तरह गर्दन से पकड़कर खींच लिया। क्या हुआ? मैं तो बस एक सुंदर लड़की की हस्तरेखा पढ़ रहा था, बस। नू ने आंखें घुमाई और मुझे चुपके से चिकोटी काटी। ये मेरे दोस्त सियोन है। फिर उसने मेरा परिचय कराया। ये निर्देशक झांग है, एक बहुत मशहूर निर्देशक। मैं आगे बढ़कर एक बड़ी मुस्कान के साथ उनसे हाथ मिलाने लगा और बोला, ओह, मैं निर्देशक झांग को जानता हूँ। नू ने मेरा इतने औपचारिक ढंग से परिचय कराया देख झांग लोंग ने मुझे थोड़े और ध्यान से देखा। मिस्टर सू, आप किसी खास क्षेत्र के लगते हैं। आप किस प्रतिष्ठित पद पर हैं? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं तो बस फानशिंग यूनिवर्सिटी का एक मामूली स्टूडेंट हूँ। फिर मैंने तुरंत जोड़ा, मेरे लिए कोई भूमिका सोचिएगा, मुझे अभिनय करना पसंद है। मैं युद्ध फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाने में माहिर हूं। इस बात पर झांग लोंग हंस पड़े। जरूर, अगली बार जब मुझे किसी की जरूरत होगी तो मैं मिस मुंह से बिना भूले आपका नंबर मांग लूंगा, मिस्टर सू। झांग लोंग के जाने के बाद मैं थोड़ा निराश सा रह गया। पहले वाली अभिनेत्री, वो तो मशहूर युवा स्टार थी ना, चाइन मोमो। उसके हाथ कितने मुलायम थे। अचानक नू की बर्फीली आवाज आई तो छूने में मुलायम थे उसके हाथ। मैं बेवकूफों की तरह हंस पड़ा और बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, हाँ। और मुझे ठीक से महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। काश मैं उन्हें थोड़ी और देर पकड़ पाता। सियोन, मैं डर से उछल पड़ा। तब मैंने गौर किया कि नू मुझे कैसे घूर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये टी-रेक्स जल्दी इवॉल्व हो जाएगी। मैं तुरंत सफाई देने और माफी मांगने लगा। मैं मजाक कर रहा था। उनके हाथ तुम्हारे हाथों की मुलायमियत के सामने कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था। उन युवा स्टारलेट का नू के सामने कोई मुकाबला नहीं है। भले ही इस टी-रेक्स का मिजाज खराब है, लेकिन इसका चेहरा और शरीर एकदम बेमिसाल है। ये सुनकर नू गुर्राई, हम्फ, अच्छा है, अगर तुझे पता है। जल्दी अंदर चल, मेरे भाई और बाकी लोग पहुंच चुके होंगे। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे छोटी इमारत के अंदर चला गया। एंट्री पर एक सुरक्षा जांच द्वार भी था। मैं अवाक रह गया। मैंने मन ही मन गुस्सा किया, ये कोई रेस्तरां है? हे भगवान, हम हवाई अड्डे पर हैं या कहीं और? मैं बिल्कुल शांत थी। जाहिर है यहाँ की सुरक्षा जांच सिर्फ बंदूकों या धारदार हथियारों की जांच करती है। मैंने सुना है कि चुआन लू के अंदर किसी भी तरह की हिंसा सख्त वर्जित है, नहीं तो मालिक तुम्हें बाहर निकाल देगा और तुम हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। जब एक बार ब्लैकलिस्ट में नाम आ गया तो फिर तुम कभी फानशेंग में अपनी जगह नहीं बना सकते। यहां तक कि बेहतरीन संपर्क वाले लोग भी गायब हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 3 साल पहले उस वक्त के सबसे ताकतवर मोगिया परिवार के मुखिया ने यहां हंगामा किया था और नतीजा यह हुआ कि चुआन टावर के मालिक ने उसे सीधे खत्म कर दिया। जब मैं यही सोच रहा था, सुरक्षा जांच द्वार बज उठा। महोदय, आपके पास एक फ्रूट नाइफ है, कृपया उसे बाहर निकालें। गार्ड ने मुझे रोक लिया। उन्होंने अविश्वसनीय नजरों से मुझे देखा। तू रेस्तरां में खाना खाने चाकू लेकर क्यों घूम रहा है? मैंने अपना सिर खुजलाया और समझाया, किसे पता है जब मैं तेरे जैसे टाइम बम के पीछे चल रहा हूं तो क्या हो जाए, फिर से कहीं अपहरण हो गया तो। और चूंकि मैं बंदूक नहीं ले सकता तो आत्मरक्षा के लिए एक छोटा चाकू रखना तो बनता है। उन्होंने आंखें घुमा ली। तू सच में थोड़ा बेवकूफ है। भले उसने ऐसा कहा। मैंने उसकी आंखों में देखा कि वो थोड़ी भावुक हो गई थी। मैंने चाकू गार्ड की तरफ उछालते हुए कहा, इसे संभाल कर रखना। मैंने इसे सुपरमार्केट से 5 रुपए 80 पैसे में खरीदा है। अगर ये खो गया तो तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे। सी जुआन। गार्ड ने सीधे आंखें घुमा ली। जाइए। नू ने अपना सिर पकड़ लिया और मुझे जल्दी से आगे खींच ले गई। दूसरी मंजिल पर पहुंचने पर वहां एक लंबा प्राचीन शैली का गलियारा था। निजी कमरों के नाम भी बड़े काव्यात्मक थे, जैसे स्प्रिंग रिवर, सेकंड मंथ कार्डमम। अगर मुझे पक्का यकीन नहीं होता कि मैं सपना नहीं देख रहा तो मुझे लगता कि मैं किसी पुराने जमाने में पहुंच गया हूं। गलियारे के अंत में एक पेंटिंग ने अचानक मेरे कदम रोक दिए। मैंने पेंटिंग को देखा और सोचा, 11 फेंटिनाओ योमिंग या जानजोंग। नू ने मुझे अजीब नजरों से देखा। तेरे जैसे बेवकूफ को पेंटिंग की भी समझ है, मैंने सोचते हुए भौहें चढ़ाई। दरअसल मुझे ज्यादा समझ नहीं है, बस ये कैलीग्राफी मुझे बहुत जानी पहचानी लगती है।
मुझे लगता है मैंने इसे अपने दफ्तर में देखा है। नू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। बकवास बंद कर। तू किस माहौल से आता है जो ऐसी चीज तेरे पास हो सकती है? मैंने नाराज होकर जवाब दिया। हाँ, मानना हो तो मान। हमारा परिवार यानान में सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। तभी सफेद चिपाव पहने एक महिला ऊपर से उतरी। सिर उठाकर देखा तो मैं वहीं जड़वत खड़ा रह गया। यह आकृति मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, मैडम, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ मुंह पर रख लिया। हैंडसम, आपका फ्लर्ट करने का तरीका सच में घिसा पिटा है, और ऊपर से अपने बॉयफ्रेंड के सामने ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हैं। आप में काफी दम है। नू मुड़ी और उस महिला को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सियोन, ये चुआन हुलू की जनरल मैनेजर है। सुन गिरांत, बकवास मत करो। इतना कहकर वो जल्दी से उसे सलाम करने लगी। डायरेक्टर सुन, उसने विनम्रता से जवाब दिया। मिस मू। नू ने मुझे खींचने के लिए मेरा हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन मेरी नजरें अब भी मैडम सुन पर टिकी थी। मैंने खोए हुए अंदाज में कहा, नू, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच में उन्हें जानता हूं। गुस्से में नू ने मेरी कमर पर जोरदार चिकोटी काटी। आई! मैं दर्द से करा उठा। नू ने मुझे चेतावनी दी, ये औरत फानशेंग में पक्की सोशलाइट है, उसे बेवजह मत तलाश करो। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, बता नू, तू मुझसे प्यार तो नहीं करती? तू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है कि मुझे क्या करना है? नू का चेहरा लाल हो गया। कौन कौन तुझसे प्यार करेगा? जैसे ही हम निजी कमरे में दाखिल हुए, हमारे पीछे सुन गिरांत ने आंखें सिकोड़ ली। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। मास्टर, अभी कुछ बहुत अजीब हुआ। इधर निजी कमरे में नू किन शेंग टान तियान जियान के साथ दोस्ताना अंदाज में बातें कर रहा था। उनके बगल में दोनों भाई झो तियान मिंग और झो यूमिंग खड़े थे, ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में शरारत करने वाले बच्चे खड़े होते हैं। नू किन शेंग ने झो तियान मिंग को देखा तक नहीं, वो बस टान तियान जियान से बातें करता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुस्से से पागल झो यूमिंग मेज पर हाथ मारने ही वाला था कि उसके भाई ने उसे कसकर पकड़ लिया। जैसे ही हम दरवाजा धकेलकर अंदर आए, नू किन शेंग ने मुस्कुराकर परिचय कराया। ये फान शेंग के डिप्टी चीफ हैं, प्रेसिडेंट टान। इन्हें अंकल टान कहो। नू ने आज्ञाकारी भाव से कहा, अंकल टान। फिर उसने मेरा परिचय कराया। और ये सियोन है, मेरे क्लासमेट। जहां तक झो भाइयों की बात है, किसी ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। टान तियान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, नू, जल्दी बैठो, यहां तो अपने ही लोग हैं। नू ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, अपने लोग? मुझे नहीं लगता। नहीं, जिस अपराधी ने मेरा अपहरण किया था वो यहीं पास खड़ा है। मेरी हिम्मत कैसे बैठने की हो सकती है? कमरे का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। टान तियान के पास झो तियान मिंग की तरफ मुड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। झो तियान मिंग तुरंत माफी मांगने के लिए खड़ा हो गया। मिस नू, ये सब मेरे छोटे भाई की मूर्खता है। हम खास तौर पर आज माफी मांगने आए हैं, लेकिन नू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, और अगर मैं एक रात के लिए तुम्हारे पूरे झो परिवार का अपहरण कर लूं और फिर माफी मांगने के लिए कोई दावत रखूं, तुम्हें ठीक लगेगा? टान तियान जियान का चेहरा काला पड़ गया। फिर उसने झो यूमिंग को आदेश दिया, यूमिंग, मिस नू के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। झो यूमिंग साफ तौर पर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने बड़े भाई और टान तियान जियान के दबाव में उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो मिस नू के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपमानित होकर बोला, मैं एक पल के लिए पागल हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। किनारे पर खड़ा मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। नू से घुटनों पर माफी, अपमान, ये कोई नाटक चल रहा है या क्या? फिर उन्होंने मुझे बताया कि यही वो आदमी है जिसने उसका अपहरण किया था। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा। हरामी के बच्चे! मैं उस पर झपटने ही वाला था कि नू किन शेंग और नू ने मुझे एक साथ रोक लिया। मैंने अपना गुस्सा पी लिया। आखिरकार हम चुआन यू पवेलियन में हैं, मैं यहां लड़ाई नहीं कर सकता। ठीक उसी वक्त मेरे दिमाग में अचानक एक आवाज गूंजी, डिंग! मिशन सिस्टम सक्रिय। मिशन 30 सेकंड के अंदर यूमिंग को अपंग करें। विफलता पर दंड, सिस्टम का दंड भुगतें। मेरे दिमाग में हजारों गालियां फूट पड़ी। सिस्टम, तू बीमार है क्या? मुझ पर अभी हमला करवाना आत्महत्या है। जमीन पर बैठा झो यूमिंग मुझे हिलता डुलता न देखकर अकड़कर चिल्लाने लगा, मार मुझे, अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। यह अनुरोध सुनते ही मैंने नू और उसके भाई की पकड़ से खुद को दृढ़ता से छुड़ा लिया। क्योंकि तू इतने प्यार से कह रहा है तो मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। मैंने पैर उठाया और सीधे उसकी नस्ल उड़ाने वाली जगह पर दे मारा। दर्द से चीखने की एक आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। इस एक लात ने नू किन शेंग की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। झो तियान मिंग अपने खून से लथपथ भाई को देखकर चिल्लाया, कमीने कहीं के, तू झो परिवार की नस्ल ही खत्म करना चाहता है क्या? नू किन शेंग ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन झो तियान मिंग गुस्से से पागल हो चुका था। ये मामला बिल्कुल भी निपटने वाला नहीं है। मैं अभी अपने आदमियों को बुलाता हूं। जब हालात बेकाबू होते जा रहे थे, तभी पर्दे के पीछे से अचानक एक आवाज आई, मिस्टर टान, बहुत दिन हो गए। सबने पीछे मुड़कर देखा। एक रौबदार शक्ल का अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। टान तियान का चेहरा पीला पड़ गया और वो हकलाया, मिस्टर एन, मतलब असली मालिक एनली, जिन शुरू से ही पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। एनली, जिनने टान तियान को ठंडी नजरों से देखा, तुम्हारा न्याय और निष्पक्षता, इसी को कहते हैं दूसरों को प्रोजेक्ट से धमकाना। एनली, जिनने अपना फैसला सुनाया, झो यूमिंग को अस्पताल भेजा जाएगा, लेकिन अपहरण के लिए उसे सरेंडर करना होगा। और जहां तक इस युवक के उसे घायल करने की बात है, हैरानी की बात यह कि एनली, जिनने मेरा बचाव किया, ये उसका व्यक्तिगत काम है। इसका नू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। झो तियान मिंग ने विरोध किया। वो चिल्लाया, मैं नू परिवार का हिस्सा हूं। एनली, जिनने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने शांति से जवाब दिया, मेरा नाम सियोन है, बुजुर्ग। मैंने उसे मारा तो मेरी अपनी निजी वजह से, इसका नू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। एनली,
जिन नाराज तो दूर, मुस्कुरा दिए। आप लोगों ने अच्छी तरह सुन लिया, उसका नाम सियोन है, उसका उपनाम मुंह नहीं है। थोड़ी देर बाद जो यू मिंग और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया।